भारत जोड़ो यात्रा का आज 7वां दिन है। आज भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश के उज्जैन पहुंची और राहुल गांधी जी ने बाबा महाकाल के दर्शन किए। दर्शन के बाद राहुल बोले, यह कांग्रेस की नहीं, हिंदुस्तान की यात्रा है। भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर होते हुए कहा कि बीजेपी के लोग भगवान के सामने हाथ जोड़ते हैं और जो देश में तपस्या करते हैं उनका अपमान करते हैं, मतलब भगवान का अपमान करते हैं। उन्होंने किसान, मजदूर और छोटे दुकानदारों को भगवान का रूप कहा। राहुल बोले, हिंदू धर्म में तपस्वी की पूजा होनी चाहिए, तो फिर किसान और मजदूर की पूजा क्यों नहीं हो रही है? बस जो मोदी की तपस्या कर रहे हैं उन्हें ही सब कुछ मिल जाता है। हिंदू धर्म कहता है कि तपस्वियों की पूजा होनी चाहिए, तो इस देश में तपस्वियों की पूजा क्यों नहीं हो रही है? जो तपस्या कर रहा है उसको इस देश की सरकार कुछ नहीं देती, और जो नरेंद्र मोदी जी की पूजा कर रहा है उसको सारा का सारे दे देती। दो लोग नरेंद्र मोदी जी की पूजा करते हैं दिन भर और उनको जो भी चाहिए मिल जाता है। करोड़ों लोग सुबह उठते हैं, किसान 4 बजे उठता है, हाथ फट जाते हैं, खून निकलता है, उसका दर्द उसके हाथों में होता है, उसकी तपस्या के निशान उसके हाथों में होती है। और इन सड़कों पे हजारों किसानों से मैंने हाथ मिलाया और हर एक किसान मुझसे यह पूछ रहा है, घूम फिर कर यह पूछ रहा है, राहुल जी, इस देश में हम तपस्या करते हैं, इस तपस्या का हमें फल क्यों नहीं मिलता? ये सारा का सारा पैसा उन 3-4 पूजा करने वाले लोगों के हवाले क्यों जा रहा है? गीता में लिखा है कि तपस्या करनी चाहिए और फल नहीं देखना चाहिए, मगर हिंदुस्तान की सरकार का काम जो तपस्या करता है उनको फल देने का है, और कोई काम ही नहीं है इस सरकार का। बीजेपी के लोग भगवान के सामने हाथ जोड़ते हैं और फिर जो इस देश में तपस्या करता है उसको खत्म करते हैं। वहीं राहुल के इस बयान पर भारतीय जनता पार्टी ने पलटवार करते हुए कहा कि गरीबी हटाओ का नारा देने वाली कांग्रेस ने 70 साल में किसान, मजदूर और गरीब के लिए किया ही क्या है? मजदूर और किसान आज कांग्रेस के लिए सिर्फ और सिर्फ चुनावी भगवान हैं। गांव गरीब किसान की समृद्धि का सपना यदि किसी ने देखा है तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। तो मुझे नहीं पता कि राहुल गांधी की स्क्रिप्ट कौन लिखता है, वो क्या बोलते हैं। मुझे तो भगवान महाकाल से शिकायत है कि वो भी उनको सद्बुद्धि नहीं दे पाए। आज महाकाल दर्शन के लिए आए थे, अच्छा करते महाकाल लोग के दर्शन भी करते, और जो विकास के काम हो रहे हैं, जो चेतना के काम हो रहे हैं, जो आध्यात्मिक विकास हो रहे हैं, उस पर कम से कम 2 शब्द बोलते अपना बड़ा दिल करते कि मोदी जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश की सरकार कितना बेहतरीन काम कर रही है। उस पर तो उन्होंने कोई बात की नहीं, लेकिन उनको परंपरागत रूप से जो स्क्रिप्ट लिख के दी जाती है उसको भी ठीक से नहीं पढ़ पाते हैं। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। हालांकि जय जवान जय किसान का नारा कांग्रेस ने दिया था। सवाल यह है कि कांग्रेस के शासन में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी का यह नारा आज भी चरितार्थ क्यों नहीं हो पाया? इसके लिए जिम्मेदार कौन है? जैसा कि सर्वविदित है, भारत गांव का देश है। भारत की आत्मा गांवों में बसती है। किसान इस देश का भाग्य विधाता है, अन्नदाता है। मजदूर इस देश का निर्माता है। फिर भी 2 वक्त की रोटी को किसान भी मजबूर है, मजदूर भी मजबूर है। तो इसके लिए कौन नीति नियंता जिम्मेदार हैं? किसान और मजदूर को भगवान तो कह दिया, लेकिन भगवान सालों से भूखा है, तंगहाल है। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? देखना दिलचस्प होगा कि भगवान यानी कि मजदूर और किसान का आशीर्वाद 23 और 24 के चुनावों में किसको मिलता है। नमस्कार, इंडिया एजेंडा तपस्या और भगवान में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। आज भारत जोड़ो यात्रा का 7वां दिन है और राहुल गांधी जी अपनी यात्रा के दौरान आज उज्जैन में बाबा महाकाल के दर्शन करने पहुंचे। दर्शन के उपरांत उन्होंने एक
सभा को संबोधित किया। अच्छा खासा हुजूम उन्हें सुनने आया था। उन्होंने कहा कि इस देश का जो किसान है, इस देश का जो मजदूर है, इस देश का जो छोटा व्यापारी है, वो एक तरह से तपस्वी है और हमारे देश में तपस्वियों का जो दर्जा है वो भगवान के बराबर है। इनकी पूजा क्यों नहीं होती, इनको क्यों महत्व नहीं मिलता, इनके साथ न्याय क्यों नहीं होता। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी पर तंज कसते उन्होंने कहा कि जो भी नरेंद्र मोदी जी की पूजा करता है, जो भी नरेंद्र मोदी जी की परिक्रमा करता है, उनकी जय जयकार करता है, उसे सब कुछ मिल जाता है। उनका इशारा दो बड़े उद्योगपतियों, जो कई बार वो अपने भाषण के दौरान बोल चुके हैं, अडानी और अंबानी की तरफ ही ज़्यादा रहता है। उन्होंने कहा कि जो उनकी पूजा करते हैं उन्हें सब कुछ मिल जाता है और देश के करोड़ों लोग जो है खाली हाथ रह जाते हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि राहुल गांधी जी महाकाल लोग, जो वैश्विक पटल पर जिसकी प्रशंसा हो रही है, थोड़ा समय निकाल के उसको भी देखते, दर्शन करते। जो आध्यात्मिक चेतना के विषय में भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने काम किया है उसकी प्रशंसा करते, लेकिन राहुल जी की स्क्रिप्ट जाने कौन लिखता है। तो इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं राजपाल सिंह सिसोदिया जी, हैं प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के। जितेंद्र मिश्रा जी, प्रवक्ता मध्य प्रदेश कांग्रेस के, हमारे साथ हैं। मृगेंद्र सिंह साहब, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा को विस्तार देते हैं, उसके पहले एक नज़र एजेंडा पॉइंट्स पर। तो किसान, मजदूर और छोटे व्यापारी की दुर्दशा का जिम्मेदार कौन? राहुल ने भारतीय जनता पार्टी को क्यों कहा गरीब विरोधी? बीजेपी ने पूछा कांग्रेस ने 70 सालों में क्या किया? गरीब, मजदूर, किसान क्या चुनावी भगवान? नमस्कार। इन्हीं सवालों के साथ सीधा चर्चा में जुड़ेंगे। राजपाल जी, गरीब, मजदूर और जो छोटा व्यापारी है वो इस देश में एक तरह से इस देश की प्रगति और उन्नति के लिए तपस्या करता है। उसको उसका वाजिब हक नहीं मिलता, अधिकार नहीं मिलता। करोड़ों लोगों की उम्मीदों पर पानी फेरकर चंद चुनिंदा लोगों को फायदा पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। ये आरोप है राहुल गांधी जी का बाबा महाकाल की धरती पर। राहुल जी को मैं इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने बाबा महाकाल जी के दर्शन करने के बाद में जो है हमारे वो चुनावी भगवान को याद किया, जिनको 70 साल तक कांग्रेस ने छला। गरीबी हटाओ के नारे के साथ में कई बार सरकार में ये लोग आए पर गरीबी नहीं हटा पाए। भारतीय जनता पार्टी अंत्योदय के अपने मंत्र के साथ में, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का वो अंत्योदय, जिसमें गरीब, शोषित, वंचित को समाज की मुख्य धारा में सरकार के माध्यम से लाने के संकल्प के साथ में मोदी जी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास हासिल करके जब सत्ता में आए तो उन्होंने जिसके पास भवन नहीं था उसको प्रधानमंत्री आवास में भवन दिया, जिसके पास गैस चूल्हा नहीं था उज्ज्वला गैस योजना में गैस चूल्हा दिया, जो इलाज कराने में सक्षम नहीं था उसे 5 लाख तक का जो है आयुष्मान भारत योजना के तहत इलाज दिया। पढ़ाई लिखाई दवाई से लेकर रोटी कपड़ा मकान तक गरीब कल्याण वर्ष और योजनाओं के तहत हमने देने का काम किया। समाज के उत्थान में एक बड़ी भागीदारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अंत्योदय के कार्यक्रमों के माध्यम से की, चाहे वो फिर राज्यों में हमारी सरकार हो, चाहे फिर देश की सरकार हो। ये सर्वविदित है और आप जाके गांव-गांव में इस बात को देख सकते हैं कि जिनके पास छत नहीं हुआ करती थी आज वो पक्की छत के नीचे प्रधानमंत्री आवास में निवास कर रहे हैं। जाति, धर्म, ऊंच नीच, समाज सब छोड़ के जो उस पात्रता में आया, उस पात्रता के उस पात्र व्यक्ति को, हितग्राही मूलक योजना के माध्यम से समाज की मुख्य धारा में लाने का काम हमने किया। हमने जो किया उसको कांग्रेस अगर देखना नहीं चाहती है तो हम कैसे दिखाएं? अगर कोई सो रहा है तो उसे हम जगा सकते हैं, पर कोई सोने का बहाना कर रहा है तो उसे हम कैसे जगाएं? बताइए आप। ये हमारे विकास कार्य कांग्रेस को नहीं दिखेंगे, आदरणीय राहुल गांधी जी को नहीं दिखेंगे, पर जनता को दिख रहे हैं। जनता उसका उपयोग कर रही है और इसीलिए हमको हर राज्य में, हर स्थान पर आज चुन कर भेजने का काम कर रही है। देश सहित कई राज्यों में हमारी सरकार है, वो इसीलिए है कि जिस संकल्प को लेकर हम जिस मंत्र को लेकर चले थे, सत्ता में आने के बाद में हमने उस मंत्र को सिद्ध करने का काम किया। जब हम सत्ता में आए, सरकार में आए, तो हमने जन कल्याण की योजनाओं को, हितग्राही मूलक योजनाओं को
जो कहा था अक्षरशः लागू करने का काम किया और वह मूर्त रूप लेती हुई देश भर में देखने का काम हो सकता है। नवीन जी, मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि अगर आप देखेंगे गांव गांव में जो व्यक्ति कभी अपने मकान को बना नहीं सकता था, जो कच्चे घर में रहता था, जिसकी छत टपकती थी, उसको आज आरसीसी की छत उपलब्ध होने का काम हो रहा है गांव के अंदर भी। ये बात सही है कि हम जो सहायता हम दे रहे हैं वो एक सहायता है, अनुदान है, पर वो उसमें स्वयं हितग्राही भी मिलाता है और इस प्रकार से फिर वो भव्यता के साथ अपना भवन बनाने का काम कर रहा है। छोटी छोटी योजनाओं के माध्यम से, खाद्यान्न की योजनाओं के माध्यम से, तमाम योजनाओं के माध्यम से हम गरीबों के कल्याण में लगे हुए हैं। ये हमारा वैचारिक अनुष्ठान है, ये हमारा राजनीतिक अनुष्ठान नहीं है, ये वैचारिक अनुष्ठान है। अंत्योदय की कल्पना के साथ हम विचारधारा को लेकर आगे बढ़े हैं। सत्ता में जब आते हैं तो हम उस वैचारिक अनुष्ठान को सिद्ध करने का आपकी बात पर प्रतिक्रिया ले लेता हूं, जवाब ले लेता हूं। जितेंद्र जी, अगर ये भगवान जिनको आपने करार दिया उनके लिए किया क्या है, सवाल ये है। निश्चित तौर पर नवीन जी, राज्यपाल जी को नहीं दिखाई दे रहा है कि 70 साल में कुछ हुआ है, तो मुझे लगता है राजनीतिक मोतियाबिंद के शिकार है। अटल जी ने स्वीकार किया कि पूर्व की सरकारों ने बहुत काम किया है। सुषमा स्वराज जी ने संसद के अंदर कहा कि देश की जितनी भी सरकारें हैं सब देश के लिए काम करती हैं, और देश आज अगर मजबूती के साथ खड़ा है तो ये 8 सालों में खड़ा नहीं हुआ है। इसमें प्रत्येक प्रधानमंत्री की भूमिका है। आप ये बताइए कि ये जूता है जापानी, मेरी पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, ये गाना हुआ करता था, एक धागा नहीं बनता था इस देश में। आज अगर इस देश में गाना गाया जाता है, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, तो निश्चित तौर पर किसी प्रधानमंत्री की तो समझ होगी, इस देश की मेहनत होगी, उन सरकारों का काम होगा कि जहां पर मोटा अनाज खाया जाता था, यहां पर अगर चावल, गेहूं और गन्ने जैसी फसलें हुई हैं जिस पर ये गाना बना, मेरे देश की धरती सोना उगले, ये कोई सपने में और कल्पनाओं में नहीं बन जाता। इसके लिए हाड़ तोड़ मेहनत करनी पड़ती है सरकारों को, जब देश खड़ा हो पाता है। 8 सालों में देश खड़ा हुआ है, ये विचार करने की बात है। आपके शीर्षस्थ नेता स्वीकार कर चुके कि पूर्व की सरकारों ने बहुत काम किया इस देश के लिए। ऐसे आरोप हम लगाते नहीं है, लेकिन हमारा ये कहना है कि अंत्योदय की कल्पना, अरे वो अंतिम व्यक्ति गांव के ग्रामीण क्षेत्रों में और सुदूर अंचलों में रहता है, प्रधानमंत्री का सोच बताता है। उन्होंने भाषण में कहा शहर मजबूत होंगे तो देश मजबूत होगा। श्रीमान जी, गांव मजबूत होंगे तो देश मजबूत होगा। उस दिशा में आपने क्या काम किया? आज अगर मान लीजिए क्रय शक्ति नहीं होगी तो वो कैसे किराने की दुकान पे जाएगा? आज आपने 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात थी, 16 करोड़ लोगों को रोजगार दिया जाना चाहिए था। इस देश ने क्या किया आप पूछते? इस देश ने नवरत्न कंपनियां खड़ी की, जिसने समाज सेवा के क्षेत्र में काम किया, उसको लगातार बेचना आपका विकास हो सकता है क्या? आप ये बताइए, रेलवे से लेकर LIC तक को बेचने की तैयारी, हर नवरत्न कंपनी उसको बेचने की तैयारी, 2 लोगों के हाथ में सरकार खेल रही है। ये विकास दिख रहा है क्या आपका? 3 लाख करोड़ रुपए का कर्जा इन उद्योगपतियों का माफ हो सकता है, उस गरीब किसान के 2 लाख के कर्ज के लिए आपको आपत्ति हो रही है? आपने सदन में स्वीकार किया, मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूं, 27 लाख किसानों का कर्ज माफ हुआ है, ये सदन में आपका वक्तव्य है। 2 लाख का कर्ज अगर किसी भी एक किसान का माफ मैंने आपसे कहा, नाम बता दो आप। 27 लाख किसानों का कर्ज। देखिए राज्यपाल जी, आप उस विधानसभा के सम्मानित सदस्य रह चुके हैं, आपके विधानसभा मंत्री ने 2 लाख की बात साहब आप लोगों को। देखिए मेरा ये कहना है, मैं बताऊं, बिल्कुल बिल्कुल मैं आपसे बता रहा हूं, आपकी विधान आप जो कहे वो बिल्कुल मैं बता रहा हूँ। सुनिए, मेरा ये कहना है कि आज सदन में आपके मंत्री ने स्वीकार किया है 27। पूरी बात मैंने बड़े साहस के साथ आपके आरोपों को सुना है। आप झूठ बोल रहे हैं ना, आपकी झूठ तो आपने कितने बोले, झूठ आपने कितने बोले, बात तो सुनिए, आपके सामने रख रहा हूं। आपकी सरकार ने कहा 27 लाख किसानों को कर्ज माफ हुआ है, जवाब में आया है। आपने कहा कि योजना नहीं चालू रखी जा सकती, क्यों साहब? किसान से क्या दुश्मनी, उस गरीब मजदूर से क्या दुश्मनी आपकी? 3 लाख करोड़ का कर्ज उद्योगपतियों का तो 2 मिनट में माफ कर देते हैं आप। किसान कर्ज माफी की बात करता जो लगातार आत्महत्या करने की कगार पर है, लगातार आत्महत्या कर रहा है, उसको तो आप कहते हैं कि नहीं करेंगे। तो ये आपकी गलती है। अंत्योदय का कार्यक्रम यहां से शुरू होता है। केवल सुनिए, आपने क्या किया है? आपने जितने फैसले किए हैं वो क्या देश की जनता के हित में? नोटबंदी में आपने कहा था 100 दिन के अंदर परिणाम नहीं मिले तो मुझे चौराहे पर लटका देना, सजा दे देना, ये कहा था। आज देश भुगत रहा है नोटबंदी को कि नहीं भुगत रहा? GST आपने कहा था एक टैक्स एक देश,
आज 100 से ज्यादा संशोधन कर चुके हैं आप उसमें। ऐसा कैसा आपका बिना तैयारी के लाया गया कानून होता है? जीएसटी में आप फेल, मेक इन इंडिया की बात आपने की, स्टार्टअप इंडिया की बात की। ऐसा कौन सा तीर मारा आपने जो इस देश के लिए बहुत कामयाब सिद्ध हो रहा है? ऐसा कौन, देखिए आपने कहा कि साहब चाइना को लाल आंख करके बात करना चाहिए, चीन से डरना नहीं चाहिए, चीन के प्रधानमंत्री को आप झूला झूला रहे हो, चीन अंदर घुसाया, स्वीकार करने को तैयार नहीं हुआ। आपने ऐसा कौन सा तमगा इस देश पे लगा दिया कि हम आपकी तारीफ करें? किसान, मजदूर, छोटे व्यापारी आज अपने काम को तरस रहे हैं, उनके पास क्रय शक्ति नहीं, उनके पास आमदनी नहीं। मृगेंद्र सिंह साहब से पूछ लेता। मृगेंद्र सिंह साहब, राहुल गांधी जी ने किसान, मजदूर, छोटे व्यापारी को कहा कि ये तपस्या करते हैं, इनको इनका प्रतिफल मिलना ही चाहिए। अगर हम पिछले कुछ वर्षों पर नज़र डालें तो देखिए अभी हाल में ही कृषि बिलों का किसानों ने बहुत विरोध किया, अंततः सरकार को वो कृषि कानून वापस लेने पड़े, ये बात किसी से छिपी नहीं है। उसके लिए माफ़ी भी मांगी देश से उन्होंने। दूसरी चीज़, जो नोटबंदी और जीएसटी में छोटा व्यापारी बहुत परेशान हुआ। खुद राज्यपाल जी चूँकि पब्लिक डोमेन में रहते हैं, नेता हैं, तो उनको खुद ही मालूम होगा। बड़े लोग, बड़े जो व्यवस्थित, जो ऑर्गेनाइज्ड जिसको कहना चाहिए कॉरपोरेट घराने हैं या कंपनीज हैं, वो सारा सिस्टम फॉलो करते हैं। ये तो छोटा व्यापारी, जो छोटे परचूने की दुकान, छोटे जो व्यापारी हैं, उनके लिए ये थोड़ा सा सिस्टम तकलीफदेह हुआ, लेकिन ठीक है, परिवर्तन है। अब उसके बेनिफिट्स क्या हैं, सरकार को निश्चित रूप से ये सामने लाना ही चाहिए, क्योंकि अब चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी के सामने ये प्रश्न कांग्रेस खड़ा करेगी। हालांकि प्रश्न कांग्रेस वहाँ खड़ा कर रही है जहाँ कोई सवाल मांगने वाला नहीं है। चुनाव गुजरात में हो रहे हैं, प्रश्न मध्य प्रदेश में खड़े हो रहे हैं। ये थोड़ा सा, अगर ये प्रश्न वहाँ खड़े होंगे तो उनके असर थोड़ा ज़्यादा गंभीर होंगे। क्या कहें? देखिए, ऐसा है, जो राहुल गांधी जी ने कहा है किसान मजदूर भगवान है। निश्चित रूप से किसान और मजदूर की याद कोई भी पार्टी हो तो चुनाव के समय आती हो। आज़ादी के आज 75 साल बीत चुके हैं। आज हमारे किसान की क्या हालत है? किसान ही एकमात्र ऐसा आदमी है जो कि अपनी फसल की कीमत स्वयं तय नहीं करता। बाकी एक अगर ऑटो रिक्शा वाला भी देखिए या रिक्शा चलाने वाला भी, कोई भी आदमी ये भाव तय करता है कि हम आपको हबीबगंज से बस स्टैंड जाना है, इतने रुपए लेंगे, आपको चलना है चलो। लेकिन नहीं, किसान ये नहीं बोल सकता। उसके लिए सरकार ने जो तय कर दिए वो उसको बेचना पड़ता है। सरकार कहती है कि हमने दाम इतने बढ़ा दिए, 1.5 गुना कीमतें बढ़ा दी। लेकिन और चीज़ देखिए, खाद की कीमत कितनी बढ़ गई, बिजली कितनी महंगी हो गई, पानी के चार्ज। उस हिसाब से देखा जाए किसानों के लिए जो उपज का मूल्य, आज अगर किसान हमारा गरीब है उसका कारण क्या है? क्योंकि उसको किसान, आज कोई आदमी खेती क्यों नहीं करना चाहता? उसका सबसे बड़ा कारण है उसको उपज का मूल्य नहीं मिलता है। अगर गेहूँ 21 से 50 रुपये कुंटल जा रहा है या धान जा रही है तो उसमें लागत कम से कम 2,500 रुपये है। अपन ये तो बात करते हैं कितने % बढ़ गए कि हमने 1.5 गुना बढ़ा दिया, लेकिन क्या आपने देखा खाद कितनी महंगी हो गई? खाद 2 गुने से 2.5 गुने से ज़्यादा महंगी हो गई, बिजली महंगी हो गई, सब चीज़ें में उस हिसाब से अगर देखा जाए आज मजदूरी महंगी हो गई, तो आखिर किसान जाए कहाँ? तो मैं कहता हूँ कि अगर चुनाव के समय सबको, कोई भी पार्टी हो, चुनाव के समय किसान मजदूर की याद आती है। अगर किसान मजदूर की पार्टियां इतनी चिंता किए होती तो आज जो हमारे देश के किसान की हालत है वो किसान की हालत नहीं होती। लोग क्यों शहरों की ओर भाग रहे हैं? आज क्यों गांव में रहकर कोई खेती करना नहीं चाहता? क्या इस ओर कभी किसी ने ध्यान दिया? अगर ये ध्यान दिया जाता तो आज जो बेरोजगारी की हालत देश में नहीं होती। निश्चित रूप से भारत किसानों का देश है, गाँव का देश है। अगर आपको वास्तव में प्रगति करनी है तो किसानों की हालत को सुधारना होगा, गांव की स्थिति सुधारना होगा। आज शहर में शहर बसते जा रहे हैं, मिनी शहर बस रहे हैं। आखिर क्यों नहीं आप गांव की तरफ वो ध्यान देते? भैया कुछ दूर जाकर 40 किलोमीटर जाकर कोई शहर बनाए, गांव का विकास हो। लेकिन नहीं, केवल कुछ जगह ही विकास रह गया है। जो हालत उसके लिए ये सबसे बड़ा कारण है। जी राज्यपाल जी, कांग्रेस ने नहीं किया, लेकिन आप गांव की ऐसी योजना, कांग्रेस कहती है कि जो ग्राम पंचायत, ग्राम स्वराज है, ये तो कांग्रेस का एक सोच था। आपने गांव को मजबूत करने के लिए क्या किया? आपकी जी, जो निश्चित रूप देश के आजाद होने के बाद में, जरा एक मिनट, जरा कुछ कहना चाहिए। मैं अटल जी को बधाई देना चाहता हूं कि आज जो गांव वही मैं बोल रहा हूं, प्रधानमंत्री ठीक है, मेरी बात आपने बोल दी, निश्चित रूप से उससे गांव को विकास का एक नई रास्ते खुले हैं। लेकिन उसमें अभी बहुत चीजें करने की जरूरत है। एक अटल जी सोच पाए, उसके अलावा फिर
10 साल में नहीं, उस काम को आगे बढ़ाया, नहीं, काम को आगे बढ़ाया, लेकिन नई सिर्फ सड़क ही से थोड़ी। अटल जी सड़क से ये हो गया गांव का आदमी इजीली और बाहर आ गया, भाई गांव तक वापस पहुंचने के लिए क्या किया आप? नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पहली बार ग्रामीण क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री सड़क योजना की एक सौगात देने का काम किया, किसानों को फसल बीमा योजना का लाभ देने का काम किया, और उस काम को हमने सतत आगे बढ़ाने का काम किया हमारी सरकार ने। 20 साल में, बीच में 10 साल मनमोहन सिंह जी की सरकार हुई, उस समय पे जरूर वो प्रधानमंत्री सड़क के काम जो है लगभग ठप से हो गए थे। योजना तो बंद नहीं करी थी, क्योंकि वो योजना इतनी महत्वपूर्ण थी और उसको इस स्थायी तरीके से अटल जी बना के गए थे कि कोई सरकार उसको बंद नहीं कर सकती थी, तो वो नहीं कर सके। पर मैं ये कहना चाहता हूं कि उसके बाद में लगातार हमारी सरकारों ने गांव गरीब के लिए सोचने का काम किया, और जहां तक कृषि का लागत मूल्य कम हो उसको लेके एक बहुत अच्छा प्रश्न आदरणीय मृगेंद्र सिंह जी ने खड़ा किया। मैं बताना चाहता हूं कि दिन पे दिन लागत कृषि की बढ़ने का काम हुआ, महंगाई के साथ ये बात बिल्कुल सही है, पर वहीं जहां यूरिया का दाम अगर बढ़ने का काम हुआ तो उस पर अनुदान भी बढ़ने का काम हुआ। आज प्रति बोरी केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलाकर एक यूरिया की बोरी पे 2400 रुपए का, 270 रुपए की जो यूरिया की बोरी मिलती है किसान को, उस पर 2400 रुपए का अनुदान सरकार की तरफ से। वो 2400 और 270 मिला के वो हो गई 2670 की बोरी होती है, जो 270 रुपए में किसान को मिलती है। 5 हार्स पावर का किसान कनेक्शन लेता है, 4500 रुपए उसको जमा करना होते हैं, उस पे 45,000 रुपए का अनुदान सरकार देने का काम करती है किसान के मोटर पंप के ऊपर सिंचाई के लिए। तो कई तरह की अनुदान योजनाओं के माध्यम से हम किसान को लगातार अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से देने का काम कर रहे हैं। जी जितेंद्र जी, कई माध्यमों से कर रहे भी उसी रेशो में हम बढ़ाने का काम निश्चित तौर पर कर रहे हैं। हमारी सरकार या हमारे नेता या जीएसटी और नोटबंदी की बात तो करते हैं कांग्रेस के लोग, पर उसकी तुलना कहां कर रहे हैं? तो राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा में कहते हैं कि जीएसटी और नोटबंदी चाइना की सेना से ज्यादा खतरनाक है। तो चाइना की सेना से आपको खतरा नहीं दिखता है? आपको खतरा नहीं दिखता है? चलिए, ये आपका क्या रिश्ता कहलाता है? चलिए, आपका जो है आपकी भारत जोड़ो यात्रा नवीन जी, जिंदाबाद के नारे लगते हैं। नवीन जी, ये रिश्ता क्या कहलाता है? सिंह जी, आप जो है नवीन जी, नवीन जी जो है आरएसएस, नवीन जी विषय परिवर्तन ना करें, इनसे बोले कि विषय परिवर्तन ना करें। मेरा ये कहना है कि आज मृगेंद्र सिंह जी ने जो सवाल उठाए हैं वो सारे सुन तो लो, सुनिए, राहुल गांधी की यात्रा से आप सुन लीजिए, निश्चित तौर पर विचलित है। सुन लीजिए, राहुल गांधी की यात्रा से विचलित होना स्वाभाविक है। सुन लीजिए राज्यपाल जी, सिसोदिया जी, परम आदरणीय सिसोदिया जी और नोटबंदी को, परम आदरणीय सिसोदिया जी सुन तो लीजिए, ज्यादा बताएंगे खतरनाक। परम आदरणीय सिसोदिया जी सुन तो लीजिए। देखिए, मेरा ये कहना है, मृगेंद्र सिंह जी ने जो सवाल खड़े किए ये निश्चित तौर पर आज ज्वलंत सवाल हैं। आज वो किसी सवाल आपके लिए भी निश्चित, मैं बता रहा हूं, किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं आते हैं वो। उन्होंने ये बताया कि आज देश में किसानों के लिए, मजदूरों के लिए और छोटे व्यापारियों के लिए काम करने की जरूरत है। आपका चश्मा क्या कहता है? आप ये बताइए। आपने कहा सड़क योजना, निश्चित तौर पर सड़क योजना आपकी, जिसको हमने कभी विरोध नहीं किया, होना चाहिए इस देश में, कोई एहसान नहीं किया आपने सड़क योजना ला करके। मनरेगा जिसको आपने कहा था ये तो स्मारक है, अगर वो योजना खराब होती तो आपकी सरकार क्यों चला रही होती उसको? लेकिन उस सरकार के लाभ जो उस समय मिलते थे आज मिलते तो मजदूर भी सुखी होता और ग्रामीण भी सुखी होता। लेकिन आज क्यों नहीं ध्यान दिया जा रहा उस पर, मनरेगा पे? दूसरी चीज आपने कहा बीमा की योजना, 35-35 रुपए के बीमा दे करके अगर उसका क्रियान्वयन से, देखिए योजनाएं तो बहुत अच्छी लाते हैं आप, लेकिन क्रियान्वयन कैसे होगा उसको देखना पड़ेगा ना। आपने कहा कि जीवन फसल बीमा 35-35 165 रुपए के चेक आपके मिलते हैं, इससे किसान मजबूत हो जाएगा क्या? आपने उज्ज्वला योजना की बात नहीं की, वो आपकी एक ऐसी योजना है जिसको आप लगातार गाते रहते। सिलेंडरों पे माला चढ़ा के रखा है लोगों ने, क्योंकि इतनी महंगी होती जा रही, कैसे भरवाएगा? आखिर वही लकड़ी जलाने को मजबूर हो गया कि नहीं हो गया ग्रामीण? आज उस महिला से बात कीजिए सिसोदिया जी, आपकी समझ में आ जाएगा कि महंगाई का स्तर क्या है। उसको घर में खाना बनाना मुश्किल हो गया है, जिस तरीके से महंगाई बढ़ती जा रही। उसको आप कहते हैं कि ये देश के हित में फैसले, ऐसा कौन सा हित में फैसला ले लिया आपने? ऐसा कौन सा देश तरक्की कर गया? रहा सवाल, इस देश में
हरित क्रांति आई जिसकी मैंने आपको जिक्र किया। इस देश में पुरानी सरकारों ने जो काम किया, आपको मालूम है कंप्यूटर ने कितना रोजगार दिया। कंप्यूटर ने विश्वगुरु बनने की रास्ता खोला है, जिसका आपने विरोध किया था। आप बैलगाड़ी लेके संसद भवन का घेराव कर, हर उस योजना का विरोध आपने किया है जिससे देश को फायदा होता। मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में बात करें, जहां आप और हम बैठे, 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली क्यों रोक दी आपने? क्यों नहीं दी? इससे किसान के खर्च, इससे ग्रामीण के खर्च में कटौती होती और कम से कम सरकार अपने दायित्वों को पूरा करती। मैं अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा। मिर्गेंद्र जी, जैसा आपने कहा है कि ये चूंकि चुनावी साल है इसलिए इस बात का जिक्र है, लेकिन सवाल ये है कि ये मिसाल कहाँ है? कोई राज्य, अब मैं कह रहा हूं ना कि एक मॉडल स्टेट के तौर पर कि भाई देखिए ये है, ये प्रतीक राज्य है, देखिए हमने किसानों के लिए इसमें यह किया। चाहे वो छत्तीसगढ़ हो जिसको धान का कटोरा कहते हैं, राजस्थान हो, इन जगहों पर तो कांग्रेस की सरकार है। आपको अब कहकर नहीं, करके भी दिखाने की जरूरत है, तब तो सवाल आप उठा पाएंगे। अन्यथा मोदी जी के सामने ये धर्म के जो विषय में आप खड़े होंगे, जो आप वस्त्र और परिधान पहनेंगे मोदी जी के समक्ष, वो तो अगला जो व्यक्ति है वो तो वैसे ही भभूत लगाए हुए खड़ा हुआ है भाई। तो मोदी जी को इस मामले में ये वो कर नहीं पाएंगे प्रतिस्पर्धा। तो जो कोर चीज है जिसमें आप प्रतिस्पर्धा करना चाहते हो, वो उस चीज में आपको उदाहरण प्रस्तुत करने पड़ेंगे कि देखिए हमने ये किया। मृगेंद्र जी, देखिए, निश्चित रूप से कोई भी पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी, अपने चुनावी घोषणा पत्र में वादे तो बहुत करती हैं, लेकिन पूरा कितना होता है ये अगर वादे उठा के देख लिए जाए अब तक की घोषणा कर सब पार्टियों की, तो पता नहीं कितने, अब तक तो सोने की चिड़िया बन गया होता देश, पता नहीं क्या हालत होती। लेकिन आज भी जो दूर अस्त अंचल के जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र गाँव, उनको क्या स्थिति है आप देखकर आखिर मैं तो सबसे यही कहता हूँ भैया, आज ऐसी स्थिति आप गाँव में क्यों नहीं बना पा रहे? गाँव छोड़कर लोग क्यों भाग रहे हैं? गाँव में क्यों रोजगार का सृजन नहीं हो रहा? खेती क्यों बंद हो रही? आप अगर एक सर्वे कराएं तो उठा के देखें कि लोगों ने खेती करना क्यों बंद कर दिया। एक छोटी सी दुकान लगा लेंगे लोग, पान की दुकान लगा लेंगे, लेकिन खेती करना लोग पसंद नहीं करते। यही आप कहा जाता है सरकार बहुत सारी छूट देती है दूध के, लेकिन जितना लागत है उसका लागत नहीं मिल रहा। कहते हैं अगर थोड़ी सी भी अगर गेहूं की कीमत बढ़ती है या धान की कीमत बढ़ती है, दालों की कीमत बढ़ती है, तेलों की कीमत बढ़ती है, तो आप आयात कर लेते हो। आखिर हम क्यों उस किसान को लाभ देना नहीं चाहते हैं? आप थोड़ी सी महंगाई बढ़ जाएगी इसके देखते हुए आप आयात कर लेते हो, तो जो गेहूं 2-3 हज़ार रुपये क्विंटल किसान बेच रहा था आज 18 से 2 हज़ार रुपये बेचने की मजबूर है। आखिर हम क्यों उसके अनुसार नहीं, जो 24 घंटे आज बात करते हैं बिजली 24 घंटे देती है, लेकिन आज इस ठंड में जब लोग घर से बाहर निकलना पसंद नहीं करते तो उस समय 12 बजे के बाद किसानों को बिजली दी जाती है कि आप जाकर घर में खेत में सिंचाई करो इस ठंड में। आखिर हम क्यों आज तक व्यवस्था नहीं पाए किसानों को हम दिन में बिजली दे दें? शहरों में तो आप रात को ड्यूटी कर सकते हो, वहाँ आने जाने के साधन है, बिजली है, बहुत सारे हीटर भी हैं, गर्मी के साधन है, लेकिन आज किसान भी, आज भी हम कहते हैं 12 बजे रात आपको बिजली जाकर सींचिए, आपको सींचना है। आखिर हम क्यों केवल चुनाव के समय इसकी बात करते हैं, उनकी समस्याओं की ओर ध्यान नहीं देते? तो जरूरत इस बात की है कि हम एक पार्टी से ऊपर उठ के उस गरीब किसान का ध्यान दें जो 24 घंटे खेत में रह के और लोगों को अन्नदाता बना हुआ है। अगर किसान उत्पादन बंद कर देगा तो लोग खाना नहीं मिलेगा, लेकिन उसके लिए सोचने वाला कोई नहीं। बिल्कुल ठीक है, आपने समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो आज भी पूस की रात में हल्कू कहीं ना कहीं किसी कोने में खेत के किसी मेड़ पर ठिठुर रहा है। आज़ादी के 75 साल बाद भी हल्कू को ये सुविधा नहीं मिल पाई कि हल्कू दिन में सिंचाई कर ले। सिंचाई पर सब्सिडी मिल गई, लाइट पहुंच गई, सड़क बन गई, लेकिन हल्कू तक जो पहुंचना था वो कहीं ना कहीं सरकारों की हलक में ही अटका है। सरकारों को चाहिए कि एक बार मुंशी प्रेमचंद की वो कहानी पूस की रात पढ़ ले, तो शायद सरकारों ने जो अमावस की रात इस देश में बना के रखी, सरकारों, किसी पार्टी नहीं, सरकारों का चरित्र एक सा है, तो समझना पड़ेगा। हालांकि राहुल जी जो आरोप लगा रहे हैं, राहुल जी की भी 2 राज्यों में सरकारें हैं, राहुल जी भी कुछ बदलेंगे तो सरकार बनकर ही बदलेंगे। हालांकि कल राहुल जी ने कहा कि वो राहुल जी को बहुत पीछे छोड़ चुके हैं, तो अब उनका ये नया अवतरण है
और इस नए अवतरण में कांग्रेस कहाँ होती है, राहुल जी कहाँ होते हैं, भारतीय जनता पार्टी कहाँ होती है, और इस यात्रा के क्या परिणाम निकलते हैं देखना दिलचस्प होगा। इंडिया एजेंडा में नहीं, आप बने रहिए IND24 के साथ और देखते रहिए IND24। नमस्कार।